निम्नलिखित में से किस शासक ने महाअलम की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने महाअलम की उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखना है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाअलम की उपाधि धारण की थी। और बात किया जाए नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित थे, तो हमेशा याद रखना पल्लव वंश से बाप, ठीक है। पल्लव वंश से संबंधित कौन है? तो याद रखना नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा, ठीक है। और बात किया जाए पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बताइएगा पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह विष्णु को बाबू, ठीक है। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। हमेशा याद रखना है पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह विष्णु को, ठीक है। और बात किया जाए पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है, बताइएगा पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है, तो हमेशा याद रखना कांचीपुरम बाबू, ठीक है। याद रखना है कांचीपुरम में पल्लव वंश की राजधानी है। याद रखना है इस पॉइंट को, ठीक है। जितना भी आप लोग को पॉइंट बताते हैं उनको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ, बताइएगा मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? मौर्य काल में, कि संगम काल में, कि गुप्त काल में, कि चोल काल में? तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। याद रखना गुप्त काल में, ठीक है। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो याद रखना गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, बताइएगा गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखना श्रीगुप्त को, ठीक है। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। हमेशा याद रखना श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है बाबू, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आया है बाबू कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सभी लोग आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो हमेशा याद रखना समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमेशा याद रखना है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जो अगला प्रश्न है कि यूनानी शासक मिनाडर को पराजित किया था। यूनानी शासक मिनाडर को किसने पराजित किया था? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो यूनानी शासक मिनाडर को किसने पराजित किया था, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शंगु ने, ठीक है। पुष्यमित्र शंगु ने यूनानी शासक मिनाडर को क्या किया था? पराजित किया था बाबू, ठीक है। पुष्यमित्र शंगु जी के द्वारा यूनानी शासक मिनाडर को क्या किया गया था? पराजित किया गया था, याद रखना, ठीक है। और बात किया जाए पुष्यमित्र शंगु किस वंश से संबंधित थे, तो याद रखना शंगु वंश से संबंधित है बाबू, ठीक है। पुष्यमित्र शंगु किस वंश से संबंधित थे, तो याद रखना शंगु वंश से संबंधित थे। और बात किया जाए शंगु वंश की राजधानी कहाँ है, तो बताइएगा शंगु वंश की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना विदिशा बाबू, ठीक है। विदिशा याद रखना शंगु वंश की क्या था? राजधानी था। विदिशा शंगु वंश की राजधानी थी। अगर बात किया जाए शंगु वंश का अंतिम शासक कौन है, बताइएगा शंगु वंश का अंतिम शासक कौन है, तो हमेशा याद रखना शंगु वंश का अंतिम शासक हो जाएगा देवभूति। याद रखना है देवभूति शंगु वंश का क्या थे? अंतिम शासक थे बाबू। याद रखना है शंगु वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो याद रखना है देवभूति हो जाएगा। और बात किया जाए कि भरतहूत स्तूप का निर्माण किस वंश में किसने किया था, बताइएगा भरतहूत भरतहूत बताइए, देखिएगा भरहूत बाबू, ठीक है। भरहूत स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो याद रखना पुष्यमित्र शंगु ने बाबू, ठीक है। भरहूत स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना पुष्यमित्र शंगु जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो सभी लोग बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना है पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, बताइएगा 345 ईस्वी में, ठीक है। 345 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। आप लोग जानते होंगे कि 345 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, ठीक है। अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य
किस वंश से संबंधित थे तो याद रखना मौर्य वंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित थे तो याद रखना मौर्य वंश से संबंधित है बाबू, ठीक है। और बात किया जाए तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था तो याद रखना 322 ईस्वी में, ठीक है। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजगद्दी पर बैठा था, याद रखना है 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की क्या था राजगद्दी पर बैठा था, याद रखना बाबू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया, बताइएगा किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया, ऋग्वेद में कि यजुर्वेद में कि सामवेद में कि अथर्ववेद में, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो आप लोग से एक सवाल पूछते हैं कि वेद पहले कितने होते हैं, बताइएगा सब लोग वेद कितने होते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा 4 होते हैं बाबू, ठीक है। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन हो गया, ऋग्वेद हो गया, ठीक है, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। और पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन है तो बताइएगा पुराना वेद में कौन हो जाएगा, बताइएगा सब लोग सबसे पुराना वेद कौन हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा बाबू, ठीक है। ऋग्वेद हो जाएगा जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। और बात किया जाए नया वेद कौन है, नया वेद कौन है तो याद रखना नया वेद की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद है जो कि नया वेद है बाबू, ठीक है। अथर्ववेद है जो कि क्या है, नया वेद है। अथर्ववेद है जो कि नया वेद है, याद रखना अथर्ववेद है जो कि नया वेद है, ठीक है। और बात किया जाए क्या करा कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तो बताइएगा किस वेद में, याद रखना अथर्ववेद में बाबू, ठीक है। अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इस तरह से सवाल नहीं पूछा जाता बाबू, ठीक है। एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछा जाता है कि किस वेद में जादू टोना के बारे में वर्णन है, किस वेद में जादू टोना के बारे में वर्णन है, तो हमेशा याद रखना बाबू जादू टोना के बारे में वर्णन किस वेद में है, तो याद रखना है अथर्ववेद में बाबू, ठीक है। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में क्या है, वर्णन है, याद रखना, ठीक है। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में क्या है, वर्णन है, याद रखना, ठीक है। संगीत के लिए कौन वेद जाने जाते हैं, तो याद रखना संगीत के लिए ऋग्वेद जाने जाते हैं, संगीत के लिए ऋग्वेद जाने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब जितना भी पॉइंट बताते हैं इसे नोट पॉइंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किस दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इबन बतूता बाबू, ठीक है। इबन बतूता ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो हमेशा रखना इबन बतूता को बाबू, ठीक है, इबन बतूता को हो जाएगा, ठीक है। और बात किया जाए इबन बतूता कहाँ के थे, बताइएगा एग्जाम में पूछा जाए कि इबन बतूता कहाँ गए थे, तो हमेशा याद रखना मोरक्को के निवासी थे बाप, ठीक है, याद रखना है मोरक्को के निवासी थे, याद रखना मोरक्को के निवासी थे, याद रखना इबन बतूता कहाँ के निवासी थे, मोरक्को के निवासी थे बाबू, याद रखना। और एग्जाम में पूछा जाए रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, रेहला रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो हमेशा रखना रेहला नामक पुस्तक बाबू याद रखना इबन बतूता के द्वारा ही लिखा गया था बाबू, याद रखना। ये किसके दरबार में आया था, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। जितना भी ऐसे पॉइंट बताते हैं इसे नोट पॉइंट कीजिएगा, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है क्लास को, ठीक है। और जो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, अभी तक शेयर नहीं किए बाबू शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बताइए अगले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा दीवाना एक खैरात फिरोज सतुलक के द्वारा लिखा गया है, दीवान एक खैरात किसके द्वारा, बताइएगा स्थापना किसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जी नहीं, दीवान एक खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना नहीं किया गया बाबू, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था बाबू, ठीक है। दीवान एक खैरात किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाबू, ठीक है, याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखना, ठीक है। दीवान ए अर्ज बलबन के द्वारा किया गया है, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया है। अगर बात किया जाए दीवान ए
मुस्त खराज फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया, ठीक है। दीवान ए मुस्तराज, सॉरी ये सही है बाबू, ठीक है, ये सही है, सॉरी गलत हो गया, सॉरी ये सही है, ऑप्शन ए सही है लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो इसका दीवान ए मुस्त खराज किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाबू, ठीक है, ये सही है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। दीवान ए मुस्त खराज किसके द्वारा लिखा गया, अर्थ किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाबू, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, हमेशा याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? बताइएगा, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोगों को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है, 1562 ईस्वी में, ठीक है, 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1562 ईस्वी में बाबू एक घटना हुआ था, ठीक है, दास प्रथा का अंत हुआ था, सॉरी दास प्रथा का अंत हुआ था बाबू, ठीक है, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो याद रखना है दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 ईस्वी में बाबू, ठीक है, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो याद रखना 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ था। 1556 ईस्वी में बताइएगा किसके पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी बाबू, ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में, ठीक है, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और बात किया जाए और 1576 में बताइएगा, 1576 ईस्वी में क्या किया गया था? बताइएगा 1576 ईस्वी में बाबू हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था बाबू, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1576 ईस्वी में, ठीक है, ये सब किसके समय हुआ था? तो याद रखना अकबर के समय ही बाबू, ठीक है, ये सब अकबर के समय ही हुआ था, याद रखना है ये सब अकबर के समय ही हुआ था, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जो अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो बताइएगा किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, अलीवर्दी खां के शासनकाल में, ठीक है, अलीवर्दी खां के शासनकाल में बाबू याद रखना बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। याद रखना बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाता था? तो याद रखना अलीवर्दी खान के शासनकाल में बाबू, ठीक है, अलीवर्दी खां के शासनकाल में बाबू, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, तो ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा और बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो तो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बारन हेस्टिंग के समय बाबू, ठीक है, बारन हेस्टिंग के समय, याद रखना है बारन हेस्टिंग के समय, जो भी बारन हेस्टिंग लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बात किया जाए बारन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या है? गवर्नर जनरल के एक गवर्नर जनरल थे बाबू, याद रखना है बारन हेस्टिंग एक क्या थे? गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे बाबू, ठीक है, याद रखना इनका कार्यकाल क्या था? याद रखना 1774 से 85 तक बाबू, ठीक है, 1774 से 85 तक ये गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। याद रखना 1774 से 85 तक ये गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था? बताइएगा प्रभावी या लागू हुआ था? बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ या लागू हुआ था? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ और लागू हुआ था? सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आप एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन क्या हुआ था? लागू हुआ था। याद रखना बंगाल का विभाजन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और पूछा जाए एग्जाम में कि
पुलिस आयोग का स्थापना कब किया गया था? बताइएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पुलिस आयोग की स्थापना कब किया गया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बाबू, ठीक है। पुलिस आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो हमेशा याद रखना बाबू, 1902 ईस्वी में, ठीक है। 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग की स्थापना किया गया था। और बात किया जाए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित कब किया गया था? एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित कब किया गया था? तो 1904 ईस्वी में बाबू, ठीक है। किसके समय? याद रखना, लॉर्ड कर्जन के समय बाबू, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय बाबू, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय, याद रखना, लॉर्ड कर्जन के समय ही बाबू, ठीक है। और बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? तो याद रखना, लॉर्ड कर्जन के समय ही, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य में से था? बताइएगा, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है। झारखंड से। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो हमेशा याद रखना, झारखंड से बाबू, ठीक है। झारखंड से था, याद रखना, ठीक है। और पूछा जाए कि और एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड राज्य से संबंधित अन्य विद्रोह का नाम बताइए। एग्जाम में यानी कि पहले झारखंड में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि झारखंड में कौन कौन सा, पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। झारखंड में कौन कौन सा विद्रोह हुआ है? पहला याद रखिएगा, चेरो विद्रोह बाबू, ठीक है। चेरो विद्रोह, बताइएगा चेरो विद्रोह कब हुआ था? बताइएगा चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 बाबू, ठीक है। 1770 से 1771 तक चला था ये विद्रोह। 1770 से 1771 तक चला था बाबू, ठीक है। 71 तक चला था। दो चरण में चला था, ठीक है। एक 1800 चला था, 1800 से 1819 तक चला था। दो चरण में चला था ये बाबू, ठीक है। चेरो विद्रोह ने दो चरण में चला था। एक तो वो 1770 से 71 और एक ठो 1800 से 1819 तक चला था बाबू, ठीक है। दूसरा कौन सा विद्रोह है? कोल विद्रोह बाबू, ठीक है। दूसरा झारखंड का कौन सा विद्रोह है? तो याद रखना, कोल विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। जो कि 1831 से 32 तक चला था। 1831 से 32 तक चला था, ठीक है। संथाल विद्रोह कहाँ का विद्रोह है? तो याद रखना, झारखंड का ही विद्रोह है। जो कब से कब तक चला था? तो याद रखना है 1855 से 56 तक बाबू, ठीक है। 1855 से 56 तक ये विद्रोह चला था, ठीक है। और बात किया जाए मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला था और कहाँ का विद्रोह है? याद रखना है, झारखंड में बाबू, ठीक है। ये विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में, ठीक है। 1899 से कहाँ कब तक? 1900 ईस्वी तक बाबू, ठीक है। 1900 तक चला था, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब जितना भी पॉइंट बताए हैं उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जो अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो बताइएगा, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी बाबू, ठीक है। याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जो अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइएगा जलियांवाला बाग घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था, याद रखना, घटना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए, अगर कि क्या करा, हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कब किया गया था? हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कब किया गया था? तो याद रखना बाबू, 28 मई 1920 को, ठीक है। 28 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न है कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है, सभी लोग को बताना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां हो जाएगा, ठीक है। सर सैयद अहमद खां हो जाएगा, ठीक है। अगर अमर सिंह की बात किया जाए, बताइएगा अमर सिंह की बात किया जाए तो कौन से लेखक है? बताइएगा कौन से बुक लिखे थे? बताइएगा अमर सिंह कौन से बुक लिखे थे? बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। अमर सिंह कौन से बुक लिखे थे? सभी लोग को बताना है कमेंट में, ठीक है। और पूछा जाए मोहम्मद इकबाल कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो याद रखना, तराने हिंद बाब, ठीक है। तराने हिंद पुस्तक कौन की
बुक पुस्तक कौन लिखे थे, तो याद रखना मोहम्मद इकबाल बाबू, ठीक है। वीर सावरकर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तो वीर सावरकर के द्वारा बाबू याद रखना है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बाबू, ठीक है। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखना है वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है, बताइएगा अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है, सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग को बताना है, ठीक है। तो याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ण प्रयाग बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया, बाकी सबका गलत हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, बताइएगा किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो जलोढ़ मिट्टी होगा कि काली मिट्टी होगा कि लाल मिट्टी होगा कि ए बी दोनों होगा, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी बाबू, ठीक है। जो भी काली मिट्टी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी काली मिट्टी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, बताइएगा दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है पाक स्ट्रेट की कोक स्ट्रेट की डंकन पास की 10 डिग्री चैनल, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डंकन पास बाबू, ठीक है, डंकन पास हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है, बताइएगा नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है, तो सभी लोग बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है, हिमाद्री के बाबू, ठीक है। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है, तो याद रखा हिमाद्री के बाबू, ठीक है। जो भी हिमाद्री बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी हिमाद्री बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए इसका ऊंचाई कितना है, तो याद रखा 6000 मीटर बाबू, ठीक है, 6000 मीटर है बाबू, ठीक है। इस श्रेणी की ऊंचाई कितना है, तो याद रखना 6000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, बताइएगा म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है। याद रखना 4 राज्यों के साथ, ठीक है, 4 राज्यों के साथ जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। 4 राज्यों में नाम कौन कौन है देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश हो गया, देख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश पहला हो गया। दूसरा का नाम है बाबू मिजोरम, मिजोरम याद रखिएगा मिजोरम, ठीक है, खाली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं मिजोरम हो जाएगा। नागालैंड हो जाएगा बाबू, ठीक है, नागालैंड तीसरा स्थान पर हो जाएगा। चौथा स्थान पर मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। याद रखिए चारों राज्य का नाम लिख दिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा झील जो रूस में स्थित नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है। याद रखना विनिपेग झील, ठीक है, विनिपेग झील जो भी विनिपेग झील लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है, बताइएगा दिए गए विकल्पों में कौन सा देश है जो भू आवेष्टित देश नहीं है, तो सभी लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो तो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन और बी, ठीक है, पलाऊ जो भी पलाऊ लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक ठीक है, पलाऊ हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है बाबू की पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइएगा पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल में, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर, ठीक है, और जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हमेशा रखना केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, केरल राज्य में स्थित है। और बात किया जाए महाराष्ट्र में पूछा जाए एग्जाम में
महाराष्ट्र में कौन सी सिंचाई परियोजना है? तो याद रखना गीरत बाबू, ठीक है। गिरना या गीरत बाबू, ठीक है, याद रखना गीरत परियोजना बाबू, ठीक है। गीरत सिंचाई परियोजना हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें जो, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बताइएगा, बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो सभी बताइएगा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र होगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र होगा कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र होगा? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बाबू, ठीक है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि रेखी समिति का संबंध किस कर से है? बताइएगा, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो सभी लोग को बता रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? प्रत्यक्ष कर से होगा कि अप्रत्यक्ष कर से होगा कि आयकर छूट से, किन में से कोई नहीं? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, तो याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से भाव, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर से भाव, ठीक है, याद रखना अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर भाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो बताइएगा, भारत सरकार की कौन सी योजना है या परियोजना है जो वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग को बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो भी इसका बता रहे हैं बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? तो याद रखना अक्टूबर 2017 में बाबू, ठीक है। अक्टूबर 2017 में इसका शुरुआत किया गया था बाबू, ठीक है। अक्टूबर 2017 में इसका शुरुआत किया गया था बाबू, ठीक है। और पूछा जाए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो याद रखना फरवरी 2015 में बाबू, ठीक है। फरवरी 2015 में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। फरवरी 2015 में इसका शुरुआत किया गया था। और सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? तो याद रखना मार्च 2015 में बाबू, ठीक है। मार्च 2015 में बाबू, ठीक है। मार्च 2015 में इसका शुरुआत किया गया था। और पूछा जाए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में बाबू, ठीक है। जनवरी 2015 में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है? बताइएगा, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना बाबू, ठीक है। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो याद रखना बाबू 1956 से 61 बाबू, ठीक है। 1956 से 61 है बाबू, ठीक है। याद रखना 1956 से 61 हो जाएगा बाबू, ठीक है। ये याद रखना बाबू दूसरी पंचवर्षीय योजना बाबू पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित बाबू, ठीक है। पीएससी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा महालनोबिस बाबू, ठीक है। महालनोबिस याद रखना महालनोबिस, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि पीसी महालनोबिस किस पंचवर्षीय पर आधारित थे? तो याद रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रभाव, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करना चाहिए? अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइएगा, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बताइएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, कि इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, तो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो भी तृतीय क्षेत्र लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो सब बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो,
सभी लोग को बताना है, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, याद रखना ऑप्शन और बी हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स रेपो दर हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? बताइएगा संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवीं अनुसूची बाबू, ठीक है। जो भी सातवीं अनुसूची लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन में सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर बात किया जाए आठवीं अनुसूची की बात किया जाए तो बाबू आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में वर्णन है, ठीक है। 22 भाषा के बारे में वर्णन किस अनुसूची में है? तो याद रखना आठवीं अनुसूची में बाबू, ठीक है। अनुसूचियों की संख्या कितना है बताइएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अनुसूचियां की संख्या कितना है बाबू, अनुसूचियां की संख्या कितना है? तो याद रखना 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। वर्तमान में 12 अनुसूची है, लेकिन मूल संविधान के अनुसार बात किया जाए, मूल संविधान के अनुसार तो 8 अनुसूची हो जाएगा बाबू, ठीक है। मूल संविधान के अनुसार 8 अनुसूचियां हो जाएगा। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 395 हो जाएगा, अनुच्छेद 395 हो जाएगा, ठीक है। 395 हो जाएगा। भाग की बात किया जाए तो भाग कितना हो जाएगा? 22 भाग हो जाएगा, भाग 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? बताइएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में, कि मौलिक अधिकार में, कि मौलिक कर्तव्य में, कि A+B दोनों में, यानी A+B मतलब A B दोनों में? बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है, ठीक है। सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो याद रखना प्रस्तावना को संविधान संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जाए? अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का अनुमूलन करना है? बताइएगा किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है। समानता का अधिकार हो जाएगा, समानता का अधिकार। जो भी समानता का अधिकार लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। और बात किया जाए समानता का अधिकार किस समानता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद की बात किया जाए तो बाबू 14 से 18 में बाबू, ठीक है। 14 से 18 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है बाबू। 2022 का सवाल है, ठीक है। 2022 का ये सवाल है, ठीक है। और जो भी अभी तक सेशन पहले लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, बहुत कम लाइक है बाबू, ठीक है। लाइक बहुत कम है, लाइक कर दीजिए सब लोग, ठीक है। और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं क्लास को, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, सभी लोग शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैराथन क्लास है बाबू, ठीक है। तो शेयर भी कर देना है सब लोग को। और बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, ठीक है। जीबी मावलंकर हो जाएगा, जीबी मावलंकर हो जाएगा। जो भी जीबी मावलंकर लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो याद रखना बाबू 15 दिसंबर 1954 को, ठीक है। 15 दिसंबर 1954 को, 15 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत की गई थी?
सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत की गई थी? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना जून 2005 को बाबू, ठीक है, जून 2005 को, जून 2005 को, जून 2005 कहाँ है? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर ए में बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुल डेट हो जाएगा 15 जून 2005 को बाबू, ठीक है, 15 जून 2005 को हो जाएगा। जो भी 15 जून बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है 15 जून 2005 को, ठीक है। और लागू की बात किया जाए तो लागू कब हुआ था? तो याद रखना 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, याद रखना, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बताइएगा बिहार में पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव बाबू, ठीक है, पंचायत सचिव करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जो अगला प्रश्न है, हिंदी को राज्यसभा के रूप में मान्यता कब दी गई? बताइएगा हिंदी को राज्यसभा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना 1949 में बाप, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर सितंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को बाप, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को बाबू, ठीक है, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करना चाहिए? अगला प्रश्न है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो बताइएगा पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय, बाप, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। और बात किया जाए इसका भारत के संविधान में किस अनुसूची में वर्णन है? तो याद रखना है 7वीं अनुसूची में बाबू, ठीक है, 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है बाबू, ठीक है, 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है कि हरित गृह का प्रभाव क्या है? बताइएगा हरित गृह का प्रभाव प्रभाव क्या का अर्थ है? बताइएगा सभी लोग हरित गृह प्रवाह का अर्थ है क्या है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है, ठीक है। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड बाबू, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बताइएगा कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना, ठीक है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, जैव सुरक्षा समझौता से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो अगला है कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? तो बताइएगा भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, सूरत में हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? बताइएगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है कहाँ स्थित है? बताइएगा मिजोरम में कि बिहार में कि मणिपुर में कि त्रिपुरा में? तो सभी लोग को बताना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना इसका करेक्ट आंसर वो बिहार में हो जाएगा बाबू, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आप उनका करेक्ट है। बिहार के किस जिला में? तो याद रखना बिहार के भागलपुर जिला में, ठीक है, बिहार के भागलपुर जिला में डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है, ठीक है, बिहार के भागलपुर जिला में डॉल्फिन
डॉल्फिन अभयारण्य स्थिति याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय ये है, बताइएगा। भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तारापुर में कि चेन्नई में कि कलपक्कम में कि मुंबई में, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में बाबू, ठीक है। याद रखना भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए भाभा परमाणु शोध केंद्र का स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 3 जनवरी 1954 को, ठीक है। 3 जनवरी 1954 को याद रखना, 3 जनवरी 1954 की इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उड़ीसा राज्य में, जो भी उड़ीसा राज्य लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, जो भी उड़ीसा राज्य लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर। उड़ीसा राज्य के किस जिला में, तो याद रखना मयूरभंज जिले में बाबू, ठीक है। मयूरभंज जिले में, याद रखना मयूरभंज जिले में, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शहर स्थिति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर स्थित है, तो बताइएगा मणिपुर होगा कि मेघालय होगा कि अरुणाचल प्रदेश होगा कि मिजोरम होगा, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। मणिपुर का क्या होता है, इम्फाल होता है, आप लोग जानते होंगे। मणिपुर का राजधानी कहाँ है, इम्फाल होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मेघालय का राजधानी कहाँ होता है, शिलांग होता है, ठीक है। मेघालय का राजधानी शिलांग होता है। अरुणाचल प्रदेश के बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर राजधानी होता है, ठीक है। मिजोरम की बात किया जाए तो मिजोरम की राजधानी आइजोल होता है, ठीक है। मिजोरम की राजधानी कहाँ होता है, आइजोल होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है बाबू कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है, बताइएगा। कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, बताइएगा। कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए, प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। कांडला बंदरगाह का निर्माण कब हुआ था, बताइएगा। कांडला बंदरगाह का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखो 1950 ईस्वी में, ठीक है। कांडला बंदरगाह का निर्माण कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग को अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है, बताइएगा। रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिहार का राजधानी क्या होता है, पटना होता है, आप लोग जानते होंगे। बिहार का राजधानी क्या होता है, पटना होता है। हिमाचल प्रदेश का बताइएगा, हिमाचल प्रदेश का शिमला होता है बाबू, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला होता है, ठीक है। झारखंड की बात किया जाए, झारखंड का रांची होता है, आप लोग जानते होंगे। झारखंड का रांची होता है, ठीक है। उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड का देहरादून होता है, ठीक है। उत्तराखंड का देहरादून होता है, याद रखिएगा उत्तराखंड का देहरादून होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रांची का। रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है, तो याद रखना झारखंड का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनको करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, क्या है, बताइएगा सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो याद रखना बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि अल्पाधिकार में होते हैं, बताइएगा।
अल्पाधिकार में होते क्या होते हैं, एक विक्रेता होते हैं कि कुछ विक्रेता होते हैं कि दो विक्रेता होते हैं कि तीन विक्रेता होते हैं। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दो विक्रेता होता है। अल्पाधिकार में होते हैं क्या, दो विक्रेता होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो अगला प्रश्न है बाबू कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्पाद और आय विधियों द्वारा। ठीक है, उत्पाद और आय विधियों द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें, जो अगला प्रश्न है किस उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। तो बताइएगा किस उत्पादक फर्म में के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सदा स्थिर और नियत काल में। ठीक है, सदा स्थिर और नियत फर्म में। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा चुका, अगला प्रश्न है बाबू की भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। बताइएगा भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, 19 जुलाई 1969 यानी कि 19 जुलाई 1969 याद रखिएगा, फुल डेट याद रखना जरूरी। ठीक है, 19 जुलाई 1969 हो जाएगा। ठीक है, 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। बताइएगा 1 रुपया के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, 1 रुपया के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जो अगला प्रश्न है कि बाबू कि भारत संघ की राष्ट्रभाषा निम्न में से कौन है। बताइएगा भारत संघ की राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन है। तो सभी लोग को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइएगा बाप। ठीक है, तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाप। ठीक है, हिंदी। भारत संघ की राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखना हिंदी बाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद की बात क्या जाती है, इसको किस अनुच्छेद में रखा गया, तो याद रखना अनुच्छेद अनुच्छेद 343 के एक में बाबू। ठीक है, 343 के एक में रखा गया है, याद रखना बाबू। ठीक है, और बात किया जाए हिंदी की लिपि कौन सी है, तो याद रखना देवनागरी बाबू। ठीक है, हिंदी की लिपि कौन सी होती है, तो देवनागरी बाबू। ठीक है, हिंदी की लिपि कौन सी होती है, तो याद रखना देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी होती है, तो याद रखना देवनागरी। ठीक है, देवनागरी बाबू, याद रखना देवनागरी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न है बाबू कि भारतीय संविधान के तहत आपात उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित नहीं है। बताइएगा भारतीय संविधान के तहत आपात उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित नहीं है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना अनुच्छेद 370 में भाव। ठीक है, अनुच्छेद 370 में भाव। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब बात उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित है, तो याद रखना अनुच्छेद 352 भाव। ठीक है, 352 में निर्धारित है, लेकिन अनुच्छेद 370 में नहीं निर्धारित थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा 352 से 60 में भाव। ठीक है, 352 से 60 में भाव, याद रखें 352 से 360 में भाव, याद रखना। यानी कि आपात उपबंध अनुच्छेद कितने से कितने तक में, याद रखें 352 से 360 में भाव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें, जो किस दंड संहिता को अगस्त 2019 में से हटा दिया गया। बताइएगा किस दंड संहिता को अगस्त 2019 से हटा दिया गया। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह दंड संहिता। रणवीर सिंह दंड संहिता बाबू। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कब हटाया गया था, तो याद रखना 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखना डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, ऑप्शन में डी सी
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जो अगला प्रश्न है बाबू की संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। बताइएगा संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखना है बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है 1 वर्ष बाबू। ठीक है, 1 वर्ष हो जाएगा। जो भी 1 वर्ष लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है कि बाबू की प्रथम लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा प्रथम लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे, 1967 के अध्यक्ष कौन थे। तो सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग को बताना है। ठीक है, तो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनू मसानी हो जाएगा। ठीक है, मीनू मसानी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें जो किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बताइएगा किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो तो याद रखना है इस प्रश्न का बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लक्ष्मी मल सिंधवी समिति से बाबू। ठीक है, लक्ष्मी मल सिंधवी समिति से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा दिए बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमेशा रखना बाबू 2/3 बाबू। ठीक है, 2/3 सदस्यों को होना क्या है आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है अगला प्रश्न है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ है। बताइएगा एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग को जवाब देना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जापान का बाबू। ठीक है, जापान जो भी जापान लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है बाबू की कौन से देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा कौन से देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा याद रखना बाबू ऑप्शन में क्या हो जाएगा थाईलैंड के बाबू। ठीक है, थाईलैंड को याद रखना, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आप उनका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर बात किया जाए थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, थाईलैंड की राजधानी क्या है सभी लोग बताइएगा। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है तो बैंकॉक बाबू। ठीक है, बैंकॉक हो जाएगा। ठीक है, बैंकॉक हो जाएगा, थाईलैंड की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या क्या करा है कार्ल मार्क्स थे क्या थे। बताइएगा कार्ल मार्क्स क्या थे सभी लोग बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू। ठीक है, जर्मन चिंतक बाबू। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या थे याद रखना जर्मन चिंतक बाबू। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या थे जर्मन चिंतक थे, जर्मन दार्शनिक थे और क्या अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद का प्रेरणेता थे बाबू। ठीक है, अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक समाजवाद का प्रेरणेता थे बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करना चाहिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहती है। बताइएगा ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। तो सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखना आप ब्लू बुक कहा जाता है। ठीक है, ब्लू बुक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहे हो अगला प्रश्न है कि ईरान की मुद्रा क्या है। बताइएगा ईरान की मुद्रा को क्या कहा जाता है। बताइएगा सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो ईरान की मुद्रा को क्या कहा जाता है रियाल बाबू। ठीक है, ईरान की मुद्रा को रियाल कहा जाता है। इसका राजधानी कहाँ है तो तेहरान बाबू। ठीक है, तेहरान हो जाएगा। ठीक है, इसका राजधानी क्या है तेहरान हो जाएगा। राजभाषा क्या है फारसी बाबू। ठीक है, इसका राजभाषा क्या हो जाएगा फारसी हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा रियाल हो जाएगा। ठीक है, राजधानी तेहरान हो जाएगा, फारसी राजभाषा हो जाएगा, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है बाबू की अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकती है। बताइएगा अमेरिका के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना अनगिनत बार बाबू। ठीक है, सॉरी 2 बार बाबू। ठीक है, 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं, याद रखना 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, 4 वर्ष के लिए होता है। तो बाबू ठीक है, याद रखना 4 वर्ष के लिए ही कार्यकाल इसका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है बाबू, तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बताइएगा तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो याद रखना बाबू यहूदी, बाबू ठीक है, यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है, तो याद रखना तोरा, तोरा बाबू ठीक है, तोरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, फिनलैंड की संसद कहलाती है, बताइएगा फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। सभी लोग को बताना है कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संसद ही कहलाती है बाबू ठीक है, फिनलैंड की संसद संसद ही कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है, बताइएगा काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है। सभी लोग बताना है काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है, सभी लोग बताइएगा ठीक है। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है, सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो। पुर्तगाल हो जाएगा कि इंग्लैंड हो जाएगा कि ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं आप उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, बताइएगा कलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो याद रखना अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में कलाहारी रेगिस्तान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि बाबू की विश्व के सबसे विशाल हाथी पाए जाते हैं, बताइएगा विश्व का सबसे विशाल हाथी पाए जाते कहाँ, अफ्रीका में कि ऑस्ट्रेलिया में कि एशिया में कि यूरोप में। तो बताइएगा विश्व के सबसे विशाल हाथी कहाँ पाए जाते हैं। तो हमेशा याद रखना बाबू अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है, अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल हाथी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो याद रखना एशिया महाद्वीप बाबू, ठीक है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बाबू, ठीक है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चीन की राजधानी कौन सी है, बताइएगा चीन की राजधानी कौन सी है। सभी लोग को बताना है कि चीन की राजधानी कौन सी है, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंजिंग बाबू, ठीक है, बिंजिंग चीन की इसकी राजधानी है बाबू, ठीक है, बिंजिंग चीन की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है बाबू की हमन टोटा बंदरगाह किस देश से में स्थित है, बताइएगा हमन टोटा बंदरगाह किस देश से स्थित है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखें श्रीलंका में बाबू, ठीक है, हमन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है बाबू की डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। तो याद रखना चिनूक बाबू, ठीक है, चिनूक यूएसए की स्थानीय पवन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा जो,